नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दुर्ना बैच लेक्चर नंबर 51, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। किसी कारणवश से टेक्निकल इश्यू की वजह से पार्ट 1 में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया था केमिस्ट्री का। जो बच गया उसको हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 51। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आगे भी जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो पिछला वीडियो में मैंने करा रखा है, बस रिवीजन के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? बताना है कि इसमें कौन कोलाइड के एग्जाम्पल नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? तो देखिए, गोंद है, घोल द्वारा भी होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो जल होता है, मतलब कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ये एक प्रकार का कोलाइड नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडर प्रभाव कौन प्रदर्शित? अच्छा, ऑप्शन ए ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं। टिंडर प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? वास्तविक घोल, कोलाइड, दूध, धुआं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कोलाइड। बाकी दूध भी कोलाइड है, धुआं भी कोलाइड है, बट केवल ऑप्शन में कोलाइड दिया हुआ है तो कोलाइड को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? तो अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ संक्रियन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल तथा पानी के संयोग से बने कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तो इसको इमल्सन कहा जाता है। यूरिएज उदाहरण है, तो यूरिएज किसका उदाहरण हो जाएगा? एक एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? द्रव स्नेही का मतलब होता है कि जिसको द्रव से स्नेह हो, इसको कहा जाता है लायोफिलिक। लायोफिलिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गोंद। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं है? जो कोलाइड नहीं होगा उसमें संभव नहीं। शर्करा विलयन। रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो ब्लड पर, मतलब कि रक्त पर, खून पर ऋणावेश, मतलब कि ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही कोलाइडों के स्थापितों का कारण क्या होता है? तो चार्ज के कारण जितने भी द्रव स्नेही होते हैं, कहने का मतलब कि जितने भी लायोफिलिक होते हैं, इस पर चार्ज होता है। उसी चार्ज के कारण, उसी आवेश के कारण इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। तो एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है तो N2O। N2O का इस्तेमाल किया जाता है शीत कक्ष में। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ठीक है, 29। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। निम्न में से धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण है। तो धनावेशित सॉल्ट का उदाहरण हो जाएगा जिलेटिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया कक्ष ताप पर, मतलब कि कमरे के ताप पर ही हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो इस सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये सरफेस केमिस्ट्री का है, तो इसमें से करीब करीब अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है वो लगभग हो चुका होगा। जहां से आपको नया क्वेश्चन मिले, मतलब कि आप यहां से 5 मिनट स्किप कर दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखिए। 33 का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जिलेटिन हो जाएगा। अगला है, ये तो छोड़ ही देना है, फ्रेंडली का है। निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? तो इस शायद आंसर आया था ये पहले भी, गोंद हो जाएगा। कोलाइडी सॉल है, तो कोलाइडी सॉल का एग्जांपल हो जाएगा विषमांगी सॉल। अगला क्वेश्चन, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्सीकरण के द्वारा। इमल्सीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 38, उत्प्रेरक एक वस्तु है। उत्प्रेरक क्या करता है? अब देखिए, उत्प्रेरक मतलब होता है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करता है? अब रिएक्शन मान लेते हैं कि अगर ऐसे होता है तो ये कैटलिस्ट, देखिए यहां का एनर्जी और यहां की एनर्जी सेम नहीं है। अगर इसमें कैटलिस्ट डाल दिया जाता है
तो ये रिएक्शन क्या होता है कि मतलब ये जो ग्राफ इतना जो ऊपर जाता है, ये ग्राफ नीचे से ही जाने लगता है, तो साम्यावस्था प्राप्त करने में समय को कम कर देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से ठोस ठोस समुदाय कौन है, तो सॉलिड सॉलिड हो जाएगा। संश्लेषित जैम जिसको कहा जाता है। ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए, ये तो छोड़ ही देना है। ये एक टॉपिक है फ्रेंडलिफ, जो कि फ्रेंडलिफ आइसोथर्म पढ़ना है, जो कि x/m बराबर k × t के पावर 1 होता है। अब फिर यहाँ से log लिया जाता है, तो log x/m हो जाता है। और फिर यहाँ पर k प्लस मतलब log k प्लस 1/n log p हो जाता है। फिर यहाँ से ग्राफ सेट किया जाता है y बराबर mx प्लस c पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ ही देना, आपको अवॉइड कर देना है। 70 में 35 बनाना है। हमारा अप्रोच होना चाहिए कि जो हम पर मतलब जो हमसे 100% कॉन्फिडेंटली सॉल्व हो जाए उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। वहां पर एग्जाम में जाकर के एक इंटेलिजेंट बच्चा, मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं बनना है, एग्जाम में जाकर के वहां से नंबर लाना है। नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, वैसा ही क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में अप्रोच करना होता है जो हमें आता है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि 70 में हम उसको 35 बना करके दे। तो 35 जो क्वेश्चन हमको दी हुई है वो छोड़ने के लिए भी दी हुई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखिएगा कि छोड़ देना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हर बारी में 50 तक जाएंगे और वहां से जितने भी उनको नहीं आता होगा उस क्वेश्चन को भी रंग देते हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो गया, तो फिर उनको काफी पछतावा होता है। आप 1 से 70 तक का वेट कीजिए और देखिए कि उसमें सबसे ईजी कौन है। सबसे ईजी में से जो कि आपको आता होगा उसमें से 35 चुनिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन होगा, अच्छा नया चैप्टर आ गया मेटलर्जी। निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का कौन नहीं है, बॉक्साइट नहीं है। ये जिंक ब्लेड होगा, कैलेमाइन होगा, जिंक साइड होगा, बॉक्साइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ये मतलब मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका जो भी स्टेटमेंट सही होगा आप कमेंट में लिख दीजिए। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको एज इट इज आप कमेंट में लिखिए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है। इनमें से सभी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बात तो सही है। सभी खनिज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सभी क्षार भस्म नहीं होता है। वैसा क्षार जो कि जल में घुलनशील होता है उसको भस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अयस्क कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वात्या भट्टी। वात्या भट्टी को इंग्लिश में ब्लास्ट फ्यूरेंस कहा जाता है। ब्लास्ट फ्यूरेंस। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो वात्या भट्टी में आयरन का ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क है, देखिए यहाँ पर कॉपर पराइट है, कॉपर ग्लांस है, ग्लेना है, सीडेराइट है, लेकिन इसमें कॉपर का मुख्य अयस्क देखना है तो ये कॉपर पराइट हो जाएगा। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस आंसर है, बट कॉपर अगर पैराइट देखिएगा तो CuFeS2 कॉपर पैराइट इसका आंसर होता है। आई थिंक यहाँ पर कॉपर अगर ग्लांस भी होगा तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। कॉपर ग्लांस और ये इसमें जो कॉपर होगा, इसमें जो कॉपर होगा, या ग्लेना में या जहां कहीं पर भी अगर कॉपर देखने के लिए मिल जाएगा तो इसमें कॉपर का परसेंटेज निकाल लीजिए, इसमें कॉपर का परसेंटेज निकाल लीजिए। दोनों में जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसी को यहाँ पर ऑप्शन में प्रायोरिटी दिया जाएगा। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। MxO(Y) ये दिया हुआ है तो यहाँ कार्बन है। तो कार्बन क्या है, देखिए चूंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे का मकसद यह है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आना चाहिए। यहाँ पर Mx है, OY है, प्लस Y C है, गिब्स XM है, प्लस Y CO है। तो यहाँ पर देखिए O पर चार्ज हो जाएगा -X, +X नहीं। O पर चार्ज हो जाएगा -X और M पर चार्ज हो जाएगा +Y। कार्बन पर हो जाएगा 0। यहाँ पर ऑक्सीजन पर हो जाएगा -2, कार्बन पर हो जाएगा +2। देखिए कार्बन पर चार्ज आ गया 0 से +2, 0 से +2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अपचायक, इसको अपचायक कहा जाता है, या इसको हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में इसको अकारक भी कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकारक लिखा हुआ है। एक मिनट, इसमें कार्बन है, कार्बन के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। MX है, OY है, M पर होगा प्लस, क्योंकि इसे तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन पर हो जाएगा 0, कार्बन पर 0 है तो फिर यहाँ पर आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, तो 0 से +2 चार्ज बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया मतलब जिसका ऑक्सीडेशन को उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लोहे का मुख्य अयस्क है, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, इनमें से सभी। बाकी आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कॉपर धातु का वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक क्याई डालने पर जो उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप क्या होता है, तो उस उजला अवक्षेप को CuI2 कहा जाता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेन प्लावन विधि, जिंक ब्लेंड। देखिए जेडएनएस को कहा जाता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। और जितने भी सल्फाइट अयस्क होते हैं, सल्फाइट उनको फेन प्लावन विधि से, फेन प्लावन विधि से निष्कासित किया जाता है, जिसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पेराइट का फॉर्मूला क्या है, CuFeS2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर पेराइट। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिना मतलब किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिना का फॉर्मूला है Al2O3, इसको एल्यूमिना कहा जाता है, ऑप्शन एल्यूमिना। अच्छा सॉरी, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का अयस्क है। बाकी अगर लिख दिया तो याद रखिएगा, इसको एल्यूमिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेकाइट का अयस्क, मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो ये कॉपर का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सिल्क युक्त अयस्क है, तो सिल्क युक्त अयस्क कौन हो जाएगा, गैलेना। सिल्वर युक्त गैलेना, डोलोमाइट नहीं होगा, लिमोनाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट भी नहीं होगा, गैलेना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार जिसको हम लोग आम मतलब अपनी भाषा में या प्रयोग में इसको सिंदूर भी कह सकते हैं, सिनेबार HGS होता है, ऑप्शन सी। सिनेबार ऑप्शन ए का गलत लिखा हुआ है, सिनेबार ये HGS होता है, HGS ये गलत है, BC भी गलत है और D भी गलत है, सिनेबार HGS ठीक है। पेराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है, उसको भर्जन कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क कौन हो जाएगा, पैरोनोसाइट, मैलेकाइट, कैस्टेराइट, -4 हो जाएगा कॉपर, कार्बोनेट अयस्क। और कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातु अशुद्धि के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, तो उस अशुद्धि को क्या कहा जाएगा, तो Ag तथा Au। कैस्टेराइट किसका अयस्क होता है, तो Sn का होता है। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, नाइट्रेट, ये खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। कॉपर पेराइट अयस्क है, कॉपर पेराइट किसका अयस्क है, कॉपर का, नाम में ही अंतर छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है, तो गैंग और फ्लक्स मिलकर के स्लैग बनाता है। यहाँ पर लिखा था गैंग प्लस फ्लक्स दोनों मिल जाएगा तो क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। गैंग को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एक मिनट, ये गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम। स्प्लेटर है, ये अशुद्ध जिंक को स्प्लेटर कहा जाता है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलोमाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है Mg। नीला थोथा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नीला थोथा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी ब्लॉक आ गया, जो कि काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है बिहार बोर्ड में। अवर्त में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला क्या होता है? देखिए ग्रुप 16 में क्या आ जाएगा? ग्रुप 13 हो जाएगा बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। उसके बाद हो जाएगा ग्रुप 14 चले शिवजी, संग पर्वती। ग्रुप 15 देखिए ग्रुप 15 काफी मतलब कि चर्चा में आता है, जो कि मैं इसको अपने ऑफलाइन क्लास में भी यूज करता हूं। नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीबी। ग्रुप 16 ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद ग्रुप 18, तो ये तो ग्रुप 18 ये नोबल गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। तो इसका आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप निम्नलिखित को दोहरा लीजिएगा मैंने कैसे कैसे लिखा है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ग्रुप 15 को यहाँ पर निकोजेंस कहा जाता है, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहा जाता है, ग्रुप 17 को हाइड्रोजेंस कहा जाता है, ग्रुप 16 को आइडियल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। जो कहना है उसको कहिए, बहुत सारा नाम होता है उसका। तो क्या पूछा है सवाल में? ऑक्सीजन के अलावा, तो ऑक्सीजन के अलावा और क्या क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलियम, H2S2O7। ओलियम का फॉर्मूला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 प्लस Q। यहाँ पर ये हीट बता रहा है, इसमें ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अमोनिया को जिस विधि से बनाया जाता है उसको हैबर विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नल जल का सूत्र क्या होता है? ये तो सबको पता है, H2O नल जल। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड, मतलब निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एमीन में। अब देखिए यहाँ पर H2O है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर लोन पे रहेगा, यहाँ पर लोन पे रहेगा। TH3 है, यहाँ पर एक आ जाएगा लोन पेयर। उसके बाद क्या है? H2S है, सल्फर है, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। एमीन है NH3। तो ये तो नहीं होगा और ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल काफी कम हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल की बात पूछा है, तो फिर फास्फोरस और नाइट्रोजन में कंपेयर करते हैं। तो देखिए फास्फोरस और नाइट्रोजन को ड्रैगोज रूल से किया जाएगा कंपेयर। एक ड्रैगोज रूल होता है। अब क्या रूल होता है एग्जैक्टली तो मैं आपको यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, टाइम बहुत कम है। एमीन होता है NH3 PH3, फिर ASH3, फिर होता है SbH3। आप जैसे जैसे नीचे आइएगा बॉन्ड एंगल एकदम एक्सट्रीमली घटते जाता है। एमीन जो होता है इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 107 डिग्री के आसपास मिलता है। बाकी सब जितने रहेंगे सबका बॉन्ड एंगल करीब करीब 90 डिग्री के लिए देखने के लिए मिलता है, जिसको ड्रैगोज मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये ड्रैगोज रूल के अनुसार यहाँ पर एमीन का बॉन्ड एंगल का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीन का संकेत क्या होता है? तो तीन का संकेत होता है SN। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कार्बन है 1s2 2s2 2 2 4 2p2 1s2 2s2 2p2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो क्षार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल को किस विधि से बनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा,
ऑस्टवाल्ड मेथड, ऑस्टवाल्ड विधि से इसको बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड को। अगर H2SO4 आता है तो वो भी याद रखिएगा, H2SO4 को बनाया जाता है संपर्क विधि से, मतलब कि कांटेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। अमोनिया को किस विधि से बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है हैबर विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो SO2 होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे गए हैं, मैं इसको कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। और ग्रांटेड क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि मैं लिख कर देता हूँ। यहाँ पर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन है, अगर वो 10 साल 15 साल का ईमानदारी से पेपर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, जो कि मैंने वही किया है। जितने भी क्वेश्चन आए चैप्टर वाइज मैंने उसको छांट लिया है सॉरी, और उसको मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके रखा है, जिसकी क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है, मॉडल पेपर में उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, मैंने उसको भी यहाँ पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये दोनों होता है एस ब्लॉक का, दोनों एस ब्लॉक के हैं। इसको कहा जाता है क्षार धातु और इसको कहा जाता है क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु मतलब ये होता है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, समस्थानिक होता है उजला और पीला फास्फोरस। अप्रूव सॉरी, उजला और पीला फास्फोरस, फास्फोरस के अलग अलग रूप होते हैं। ये उजला कलर में भी मिलता है, पीला फास्फोरस में मिलता है, लाल फास्फोरस भी मिलता है। तो ये अप्रूव होता है, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अप्रूव होगा, समस्थानिक नहीं होगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था, आ भी गया। नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब PCl5 क्या है। PCl5 एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब होता है ये खुद रिड्यूस हो जाता होगा, ठीक है, ये खुद का रिडक्शन होता होगा, वही बात है। ओलियम में H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा ओलियम, देखिए H2S2O7 है, तो H2SO4 होता है, इसमें SO3 अगर डाल दीजिएगा तो बन जाएगा H2S2O7। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया SO3, दोनों को मिला दिया गया तो बन गया ओलियम। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन अवयव उपस्थित होते हैं, तो SO3 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुविक है, मतलब कि एकल परमाणु कहने का मतलब कि कौन अकेले रहता है, तो क्लोरीन रहते हैं तो Cl2 रहेगा, हीलियम है तो He रहेगा, नाइट्रोजन है हमेशा अपने 2 परमाणुओं के साथ, ऑक्सीजन 2 परमाणुओं के साथ, हीलियम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों धातु है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, तो फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, ये फर्स्ट पीरियड में यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हीलियम होता है, तो इसमें तत्वों का संख्या होता है 2, और सेकंड का बात किया तो इसमें होता है 8। H2SO4 क्या है, अब देखिए H2SO4 द्विभाषमिक है कि एकल भाषमिक है, ये कैसे पहचानते हैं, तो इसको पहचानने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH। अब जहां कहीं पर भी मतलब कि जितने OH होगा उतना उसको भाषमिक कह दीजिएगा। अगर एक होगा तो एकल भाषमिक, 2 होगा तो द्विभाषमिक, इसमें 3 है तो इसको क्या कहा जाएगा, H2SO4 द्विभाषमिक, मतलब H2SO4 क्या है, सॉरी और ये सॉरी स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। H2SO4 और H2SO4 और सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, H2SO4 ऐसे बनता है, ठीक है। बाकी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बनाइएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक OH रहेगा, यहाँ पर एक OH रहेगा,
द्विभाषमिक है, तो द्विभाषमिक है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। अब C2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कार्बिन कहा जाता है। देखिए आ ही गया, कार्बिन अणु कहा जाता है, एकदम फेवरेट या नेट का क्वेश्चन होता है। C2 जिसको कार्बिन अणु कहा जाता है, कार्बिन मॉलिक्यूल कहा जाता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, और वो ऑप्शन ए को करेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसमें दोनों का दोनों पाई बॉन्ड होता है, दोनों का दोनों पाई बॉन्ड है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए भी लिखा हुआ है जो कि गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ये गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दो पाई बॉन्ड, दोनों का दोनों पाई बॉन्ड होता है। अब ये कैसे साबित होता है, तो उसको साबित करने के लिए यूज करते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि परीक्षा देने के बाद आइएगा तो पढ़ लीजिएगा। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए NF3 है, यहाँ पर F रहेगा, यहाँ पर F रहेगा, यहाँ पर F रहेगा, लोन पेयर, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। मैं आपसे यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पर एलिमेंट लिखा गया हो और इसमें एक जैसे मतलब कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ अगर एक जैसे एलिमेंट होंगे और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ग्रांटेड मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। अब देखिए नाइट्रोजन में भी ये बात लागू होती है। नाइट्रोजन ये एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसके चारों तरफ एक जैसा एलिमेंट लगे हुए हैं, बट इसके पास लोन पेयर है, तो इसका म्यू का मान मतलब कि डाइपोल मोमेंट का मान 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर BF3 को देखिए, इसके चारों तरफ फोल्डिंग लगा हुआ है, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका म्यू बराबर 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तंत्र पर समय तुलंक मतलब कि बताना है कि कंडक्टिविटी का इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो KCl तब NaCl तब LiCl, मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका कंडक्टिविटी का मान बढ़ते जाएगा। ठीक, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है H2SiF6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका मतलब होता है SiO2, हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब होता है HF, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो बना देगा H2SiF6। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन P खंड का तत्व नहीं, मतलब निम्नलिखित में से कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो P ब्लॉक का तत्व, P ब्लॉक ग्रुप 13 एसएन तो है, P मतलब फास्फोरस भी है, सल्फर भी है। HCl का खोज किसने किया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लेबर, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही क्वेश्चन है। और उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है, वायुमंडल, समुद्र, चट्टान, झरने, तो इसका तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है H3PO3 क्या है। देखिए फिर से आ गया, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर मैं देखिए H3PO4 है, इसको भी मैं बना रहा हूँ, H3PO3 है, इसको भी मैं बना रहा हूँ, H3PO2 बना रहा हूँ। अगर H3PO4 रहेगा तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा OH। H3PO3 है तो ये रहेगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा OH और यहाँ पर रहेगा H। H3PO2 रहेगा तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर रहेगा H, यहाँ पर रहेगा H। अब अगर इसका बात कहा जाएगा तो इसमें 3 हाइड्रोक्साइड है, तो इसको कहा जाएगा त्रिभाषमिक अम्ल। ये त्रिभाषमिक हो जाएगा, त्रिभाषमिक। ठीक है, अब इसमें 2 OH है तो इसको कहा जाएगा द्विभाषमिक, मतलब ये हो जाएगा ट्राइबेसिक, इसको कहा जाएगा डायबेसिक। और इसमें 1 OH है तो इसको कहा जाएगा मोनोबेसिक, मतलब कि एकल भाषमिक। तो हमसे पूछा क्या गया है, H3PO3, यानी कि ये पूछा गया है तो क्या है, द्विभाषमिक है, द्विभाषमिक अम्ल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए द्विभाषमिक, अच्छा एक ही है तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरस में अम्ल POP बॉन्ड की संख्या कितना होता है। तो मेटाफॉस्फोरस, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, तो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल POP की बॉन्ड्स की संख्या 4 होता है। उसमें ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस जहां पढ़ना है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़ना है, ये वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। और बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शक्तिशाली मतलब ऑक्सीकारक एजेंट है। सबसे ऑक्सीकारक होता है, सबसे पावरफुल होता है फ्लोरीन, जो कि किसी को नहीं छोड़ता है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है।
निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? देखिए खून से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो NH3 इसमें नाइट्रोजन आ गया, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। H2O भी बनाएगा, HCl भी बनाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है जो कि गलत है, ऑप्शन ए इसका नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन को क्या कहिएगा? एक दूसरे का अप्रूफ होता है ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप क्रम पर द्रव होता है? ये पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है? मतलब इसका बेसिक क्षमता सबसे कम होगा तो Ni3, क्योंकि इसमें लोन पेयर, देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, Cl है, Cl है, Cl है। अगर इसका बनाइएगा तो N इसके पास रहेगा लोन पेयर, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। Ni3 है तो नाइट्रोजन इसके पास रहेगा लोन पेयर, इसके पास आयोडीन, इसके पास आयोडीन और इसके पास भी आयोडीन रहेगा। NF3 F, अब इसके पास भी लोन पेयर रहेगा। अब ये देखिए फ्लोरीन क्या करता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ बैक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। सब कोई चाहता है कि बैक बॉन्डिंग बना ले, बट बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं ये लोग। अभी बैक बॉन्डिंग अलग अलग कंडीशन होता है। ओवरऑल मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि फ्लोरीन नाइट्रोजन से लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की ओर आकर्षित हो जाएगा। और बेस किसको कहते हैं? भस्म किसको कहा जाता है? जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करता है, अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट थ्योरी, उसको बेस कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन लोन पेयर डोनेट करेगा? तो आयोडीन करेगा, क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। तो बड़ा साइज होने के कारण इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा किसी को देने के लिए। इसलिए इसमें सबसे अच्छा भस्म कौन हो जाएगा? Ni3 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है H2SO4 क्या है? तो अम्ल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन प्लावन विधि से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है, बाकी आप मैनेज कीजिएगा। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो देखिएगा ह, ली, ना, को, रूबी, से, फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में भी रहता है, ग्रुप 17 में भी रहता है। ये ग्रुप 1 का मैं लिख रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सोडियम का बात किया है तो ग्रुप 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन XeF4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शेप आकृति का बात बोल रहा है, XeF4। तो XeF4 है तो जरा इसमें THO निकाल लेते हैं। THO का मतलब होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, फार्मूला आता है 1/2। यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम प्लस टोटल मोनोवैलेंट एटम, TMV, टोटल मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला। सॉरी, सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सिंगल बॉन्ड बनाने वाला होता है, जिसको मोनोवैलेंट एटम कहा जाता है। इसके बाद जितना टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पर 2 आता है THO का मान तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp, उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। अगर कहीं पर 3 आता है तो उसका होगा sp2, उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको TGP भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कहीं पर आता है तो 4 तो उसका हो जाएगा sp3, जिसको टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। अगर किसी का आता है 5 तो वहां पर हो जाएगा sp3d2, जिसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहा जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर किसी का आता है 6 तो उसको कहा जाएगा sp3d2, जो कि ऑक्टाहेड्रल के जैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, या इसका एक और नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। अब जरा बना करके देखते हैं हमसे क्या पूछा है। XeF4 है तो चूंकि यहाँ पर जेनॉन है, नोबल गैस है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। इसका औसत पूरा होता है। सबसे पहले निकालते हैं THO बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर होता है मतलब कि इस सेंट्रल मेटल के पास जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको लिख दीजिए तो 8, प्लस इसके साथ कितना मोनोवैलेंट एटम है, मतलब इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कितना है तो 4 है, तो प्लस 4। इस पर जितना माइनस होगा उतना जोड़ दीजिए, जितना प्लस होगा उतना घटा दीजिए। तो कोई माइनस कोई प्लस नहीं, तो ठीक है। 8 4 12, 12/2 कितना हो जाएगा? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। sp3d2 इसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा? तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है,
इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। अब फिर यहाँ पर रहेगा जेनॉन। अब इसमें क्या करना है कि एलिमेंट को रखना है, तो बीच में रहेगा यहाँ पर जेनॉन रहेगा। अब फ्लोरीन 4 है, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन भी देखा जाएगा, उतना समय नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और यहाँ पर रहेगा लोन पेयर। तो फिर क्या पूछा है, आकृति पूछा है। देखिए आकार और आकृति में अंतर होता है। अगर हमसे संरचना और आकृति होता है, एक होता है संरचना और एक होता है आकृति। तो आकृति मतलब होता है शेप, और संरचना जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर, शेप या इसको ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो अगर हमसे स्ट्रक्चर पूछा जाता तो हम वहां पर ऑक्टाहेड्रल लिखते, जो कि ऑप्शन सी में लिख रहा है, बट ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है कि आकृति बताइए, शेप बताइए। तो जब भी शेप रखते हैं तो लोन पेयर को हटा देते हैं। तो लोन पेयर को हटाएंगे तो कैसा दिखेगा, लोन पेयर को हटाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर रहेगा जेनॉन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इसको स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैसें होती है जिसको आर्गन कहा जाता है। आर्गन का उपयोग करते हैं हम लोग। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाता है, हीलियम गैस को मिलाकर के ले जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि गोताखोर हीलियम गैस क्यों ले जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन में घुलनशील होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, किसमें पाया जाता है, तो हीलियम में पाया जाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य, नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है। अब आयनन विभव मतलब कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कहा है, तो इसमें फास्फोरस का सबसे ज्यादा हो जाएगा। Al2O3 कैसा ऑक्साइड है, तो ये तो उभयधर्मी हो जाएगा। एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है Al2O3, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। मतलब इसके पास एसिड वाला भी गुण होगा, इसके पास बेस वाला भी गुण होगा, उसको एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। वायु का मुख्य अवयव है, मतलब कि हवा में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 एवं O2। अगला क्वेश्चन है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो पी ऑर्बिटल कैसे होता है, ये डंबल के जैसा होता है। ऑप्शन बी डंबल। गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने का उत्पाद है SF6। अम्लराज एक मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया जिसको कहा जाता है। अम्लराज हो चाहे एक्वा रेजिया हो, परीक्षा में एक्वा रेजिया हिंदी में भी लिखकर पूछ देता है। यहाँ पर लिखिएगा HCl, यहाँ पर लिखिएगा HNO3। तो HCl में 1 2 3 अक्षर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देख लीजिए HCl और HNO3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो sp3 होता है। ऑर्गन एक गैस है, एक परमाणुक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, Al पर +3 चार्ज होता है। नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस जितने मतलब कि जितने भी ग्रुप 18 के होते हैं सबके सब एक परमाणुक होते हैं, ऑप्शन बी। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व का क्या नाम होता है, उसको आयोडीन कहा जाता है। कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बन में कार्बनिक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होने वाला तत्व का क्या नाम हो जाएगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन, त्रिक्षारकीय है, त्रिक्षारकीय H3PO4 मैंने तो बताया था, ऑप्शन बी H3PO4 अभी बताया था। P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा OH और एक और आ जाएगा OH, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और XeF2, अब देखिए फिर से पूछ दिया XeF2, अब की बार फिर आकृति मतलब वही आकृति पूछा हुआ है। अब ये कैसे होगा तो देखिएगा, यहाँ पर जेनॉन है तो जेनॉन के लिए THO निकाला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 10 यानी कि 5 मतलब कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका संरचना है। अब लिखिएगा जरा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होता है। ये ट्राइगोनल हो गया और ये हो गया बाइपिरामिडल, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहा जाता है, ठीक। अब XeF2 है तो देखिए यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर,
यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ पर आ जाएगा एफ, यहाँ पर आ जाएगा एफ। ये जो लोन पेयर है इसको अगर हटा दीजिएगा तो ये कैसा दिख रहा है, एकदम सीधा दिख रहा है, जो कि रेखीय है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो 6p4 है, 6p सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि सफेद फास्फोरस है तो ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे ऐसे बस यही सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो 4 लोन पेयर, तो 1 2 3 4, ठीक तो है। 4 पाई बॉन्ड PP 1 2 3 4, ये भी ठीक है। PPP बॉन्ड का कोण 60 डिग्री होता है, PPP इसका बॉन्ड एंगल का मान 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल एसिड कौन हो जाएगा? अब देखिए इसका आंसर डी दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है उसको देखिएगा, यहाँ पर ये BF3 है। बहुत बच्चों को लगता है कि इसका आंसर ए करेक्ट होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। BF3 है और BCl3 है, उसके बाद Bi3 भी होगा, BBr3, उसके बाद है Bi3। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ, इसमें बैक बॉन्डिंग बन जाता है। अब मैं यहाँ पर ये क्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन डी, बैक बॉन्डिंग के कारण। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? तो +6 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि SF6 है। इस पर मान लेंगे x, और प्लस एक पर होता है -1 × 6 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आ गया +6, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। PCl5 का ज्यामितीय आकार क्या हो जाएगा? तो PCl5 लिखा हुआ है, इसमें निकाल लीजिए THO, तो 1/2, इसके पास होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम है 5, तो 5 + 5 बराबर 10, 10/2 बराबर हो जाएगा 5, तो 5 हो गया, मतलब हो गया sp3 कितना? sp3d, sp3d हो गया, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। अब कैसे बनेगा? ये हो गया ट्राइगोनल, ये हो गया बाई पिरामिडल, यहाँ पर रहेगा फास्फोरस, और ये फास्फोरस के लिए 1 Cl 2 3 4 5, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आकार का बात पूछा है, तो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जब लोन पेयर नहीं होता है तो शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लेड, ऑप्शन सी, सॉरी मैग्नीशियम, ये तो एस ब्लॉक का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर ऑप्शन सी BF3। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। NH3 है, लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, H2S है, H, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, अब इसका हो जाएगा, इसका भी sp3 होगा, BF3 है, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 का होता है 120 डिग्री, इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, आइडियल बॉन्ड एंगल होता है। एक लोन पेयर है तो करीब करीब 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, तो करीब करीब 107 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और इसमें से 5 घटा दीजिए, 5 डिग्री कम कर दीजिए, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? BF3 का हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है, तो गहरे नीले रंग का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गहरे नीले रंग का फॉर्मूला। और किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? किसका डाइपोल मोमेंट का मान सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन ए HF, क्योंकि HF क्या करेगा ना कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे तेजी से खींचता है एज कम्पेयर टू B, C and D, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का बात पूछ रहा है, O2 माइनस। अब इसके लिए एमो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब वहां पर दिखाया जाएगा। शांत SNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? तो कौन HNO3 में Pb यानी कि लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें Y क्या होगा?
अब ये Y क्या बनेगा, ये Na2S4O6 बनेगा। बाकी रिएक्शन कंप्लीट करके देखा जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? ऑप्शन सी कॉपर। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था लिखवा सरकाना मग अलमंजन कर फिकट कोनी। देखिए लिख क बा सर का ना मग, यहाँ पर सर मतलब ऐसा लेना है, ऐसा। वहां पर मैंने सीआर और एसर में कंफ्यूजन हो गया था, बट यहाँ पर ऐसा लेना है। लिख बा सर का ना मग अल मन जन कड, लिखबा सरकाना मग अलमन जनकर जनकर फी कड को नी सन पब हा कु हज अज पट कु। देखिए ऊपर वाला जो होगा वो अपने से नीचे वाले सबको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कहां पर? अम्ल में। लेकिन जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाला को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो क्या पूछा है कि कौन सा, मतलब कौन ऐसा निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो इसमें जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वही मुक्त नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है? कॉपर, मरकरी, Ag, Pt, Au। तो कॉपर, मरकरी, Ag, Pt, Au, जिसको हमने यहाँ पर बोला है हक्कू हज अज पट्टू। तो इसमें देख लेना है कॉपर, क्योंकि Fe है तो Fe तो ऊपर ही होगा। यहाँ पर आ गया है जिंक है तो जिंक भी ऊपर होगा, मैग्नीज है तो ये भी ऊपर ही होगा, यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन को जो नीचे रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका +2 ऑक्सीकरण सब अवस्था सबसे अस्थायी होता है, सबसे स्थिर होता है? Pb। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उस अवक्षेप का अणुसूत्र का मान क्या होता है? ये HgNS2Cl2। ऑप्शन सी। जब FeOH का होल थ्राइस सॉल्व में सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो FeOH3 का अवक्षेप बनता है। निम्नलिखित में से कौन नेचुरल अभिक्रिया के साथ नीला या भूरा अवक्षेप देता है? पोटेशियम आयोडाइड। कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयनन अनुचुंबकीय है? अब अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय आएगा तो सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके फिर पता करते हैं। देखिए जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट पर +2 होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये स्कैंडियम का होता है 1s2 2s2, स्कैंडियम का 1s2 2s2, अब फिर हो जाएगा 2p6 3s2, फिर हो जाएगा 3p6। उसके बाद यहाँ पर ये ऑर्गन, इसको आप कह सकते हैं, तो स्कैंडियम के बदले में हम लिख सकते हैं ऑर्गन, और 2 4 10 12 18। अब इसके बाद लिखा जाएगा तो 3p के बाद आता है 4s, तो 4s2 18 2 हो गया 20। अब 4s के बाद आता है 3d। अब 3d में कितना जाएगा? तो चूंकि कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है, पहले स्कैंडियम का मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये इसको हटा दिया जाए, थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा सब। ये तो देखिएगा यहाँ पर ऑर्गन हो गया 18, और 18 तो हो गया 20, और 3d 1। उसी प्रकार से स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गन, फिर हो जाएगा 4s2, फिर हो जाएगा 3d 2। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम ऑर्गन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4s2, फिर आ जाएगा ऑर्गन 4s2, फिर आ जाएगा 3d 3। अब वेनेडियम के बाद आ जाएगा क्रोमियम, और क्रोमियम का लिखना है तो क्रोमियम का हो जाएगा 4s2, उसके बाद हो जाएगा 3d 4, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता है। क्रोमियम में क्या होता है कि यहाँ पर 3d 4 4s2 नहीं होगा, क्योंकि जितने भी सबसेल होते हैं या तो वो फुली फुल रहना चाहते हैं, नहीं तो हाफ फुल रहना चाहते हैं। यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के डी में चला जाएगा, तो क्रोमियम का हो जाएगा यहाँ पर ऑर्गन, और इसका हो जाएगा 4s1, और फिर हो जाएगा 3d 5। इसके बाद इसी में तो गलती हो जाता है मैक्सिमम बच्चे से। क्रोमियम के बाद फिर आता है मैग्नीज, जो कि एक्सेप्शन है। मैग्नीज है तो यहाँ पर आ गया ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आ गया 4s1, उसके बाद हो जाएगा 3d 6। क्रोमियम मैग्नीज के बाद आ गया आयरन, आयरन के बाद यहाँ पर आ गया ऑर्गन के बाद फिर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4s, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 4s2 होगा 3d 5 होगा, 4s2 3d 5। उसके बाद आयरन
तो आर्गन हो जाएगा फिर 4s2, फिर हो जाएगा 3d6। आर्गन के बाद निकेल, निकेल आर्गन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 4s2 3d7। निकेल के बाद कोबाल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आर्गन, उसके बाद आ गया 4s2, उसके बाद आ जाएगा 3d8। और कोबाल्ट के बाद आ जाएगा कॉपर, जो कि फिर अपने आप में एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर आ गया आर्गन, अब फिर उसको लिखिएगा 4s2 और यहाँ पर लिखिएगा 3d9, जो कि हो जाएगा गलत। कारण क्या है कि S से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके D में चला जाएगा, तो कॉपर का क्या होता है सही, S। आर्गन हो जाएगा 4s1 हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। इसके बाद आता है जिंक, तो जिंक का हो जाएगा आर्गन और फिर 4s2 और 4s2 के बाद 3d10। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन जिंक को नहीं कहा जाएगा। जीनी कनाडा होगा, याद रखिएगा जीनी कनाडा होगा, इसको संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसमें से जिस किसी का भी पूछेगा डाया होगा कि परा होगा, अणु का मतलब होता है परा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, उसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन कैसा है। तो हमसे क्या पूछा है, CO+2 का पूछा है। देखिए CO कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर +2 आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। निकल गया होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो निकला होगा तो कहाँ से निकला होगा, 4s से निकला होगा, 3d से निकला होगा। तो जो सबसे बाहर होता है वहां से निकलता है, तो 4s से निकला होगा, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ है CO+ का, CO+2 का अगर देखिएगा तो यहाँ पर CO+2 कहाँ गया है, ये हो जाएगा आर्गन। आर्गन के बाद हो जाएगा 4s2, इसमें से निकल गए तो 4s हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 3d8। अब जब इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे डी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चाहे डी में हो, चाहे एस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो पक्का का पक्का अणुचुंबकीय होगा, मतलब कि पैरामैग्नेटिक होगा। तो पहला बार में ही आंसर मिल गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सबका सब पेयर होता तो वो होता डाया। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, किस हिसाब से ऑप्शन डी दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ए में तो यहाँ पर कोबाल्ट, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल। अच्छा, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल, यहाँ पर कोबाल्ट होगा और यहाँ पर निकेल होगा। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये कोबाल्ट आता है 27 पर, निकल आता है 28 पर, ठीक है। तब ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट है तो 3d यहाँ पर 7 होगा। 1 2 3 4 5 6, फिर भी तो ये पारा ही होगा, क्योंकि अगर इसको अगर हटा देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा खर्च हो गया यहाँ से, अगर कोबाल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यहाँ से 4s में से 4s का 4s, कोबाल्ट कहाँ गया, कोबाल्ट यहाँ, इसमें से 3d7 हो जाएगा। तो 3d7 है तो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी तो ये पारा ही होगा। तो पूरा ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं एक बार। निकेल पर +2 है, आयरन कोबाल्ट निकेल, तो निकेल का कितना होता है, 28 होता है। ये हो गया आपका आर्गन 4s2, और उसके बाद 3d है, तो 4s2 मतलब ये 18 तो हो गया 20 और 3d8 ये हो गया निकेल का। अब इसमें से 2 हटाना है तो 3d8, अब अभी 3d8 वाला भर के दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी क्या आ गया, इसके पास अनपेयर्ड आ गया, मतलब क्या हो गया, पारा हो गया। मतलब कि ऑप्शन में हमसे शायद डाया के बारे में पूछा है, डाया के बारे में शायद पूछा है। तो कॉपर +2 को भी चेक कर लेते हैं। कॉपर का होता है आर्गन, इसके बाद होता है 4s1 3d10, ठीक है, 19 और 19 से 10 29। तो कॉपर +1 है तो कॉपर +1 हो जाएगा आर्गन, और उसके बाद 4s है तो 4s पर आ जाएगा 0 3d10। तो 3d10 है तो ये तो पूरा का पूरा डाया हो गया, फिर कर दो 1 2 3, मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल ये भरा हुआ है। अच्छा, कॉपर +2 है, ठीक है, +2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3d9, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये भी आ गया पारा, मतलब अभी मैंने आपको ऑप्शन चेक करके बताया कि ये भी पारा, ये भी पारा, ये भी पारा है, तो ये हो जाएगा डाया। जो कि जिंक है तो जिंक का अगर लिखिएगा, जिंक पर +2 चार्ज है तो आर्गन हो गया, आर्गन हो गया, और +2 चार्ज है तो इसका होता है 4s2 और 3d10, 3d10 और 4s2, तो इसमें से 2 चला जाएगा तो इस पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये जिंक हो गया डाया, ये हमसे डाया पूछा है,
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन है प्रथम श्रेणी? देखिए एक होता है 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज, एक होता है 5D सीरीज। तो परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक को कहा जाता है प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व। अब 30 में यहाँ से देखिएगा जीनी कनाडा होगा, इसको नहीं लिया जाता है। जीनी कनाडा होगा, इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन नहीं, एल्यूमिनियम कहा जाता है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? तो मरकरी का डेंसिटी सबसे ज्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम का +8 होता है, और इसका जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है ये एक रिएजेंट के तौर पर यूज होता है। +8 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बस इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रव, ये तो मरकरी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आंसर। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? मरकरी का, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? तो ऑप्शन बी, स्कैंडियम। अब ये बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब कैसे देखा जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला, मतलब कि किसका डी ऑर्बिटल में, अच्छा, डी कक्षकों के 3 अयुग्मित रखने वाला समूह है, तो किसके डी में 3-3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? बनाकर देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात होगी। देखिए, और टीआई है, टीआई पर है +3। अब स्कैंडियम टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम कितना होता है? 22। तो टाइटेनियम का अगर लिखिएगा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन के बाद हो जाएगा 4s2, ऑर्गन 4s2, 20 हो गया स्कैंडियम, उसके बाद 3d2, 18 2 20 20 2 22, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 हो गया। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटा देना है, तो 3 हटा देंगे तो Ti+3 का क्या हो जाएगा? ये तो Ti का नॉर्मली था, तो ऑर्गन है 3 हटेगा तो कहाँ से हटेगा? एक इसमें से, 2 इसमें से चला जाएगा, एक इसमें से चला जाएगा, तो 3d1 बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब फिर Cu+2 को देख लेते हैं। तो चूंकि अभी भी बताया गया है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, तो Cu+2 का अगर लिखिएगा, यहाँ पर मिलेगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद Cu का होता है कि यहाँ 4s1 3d10, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देना है, तो 3d9 मिल जाएगा। अब 3d9 है, इसको सजाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 1 है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन बी के लिए, क्रोमियम है। ये भी एक्सेप्शन ही होता है। देखिए, जानबूझ कर एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको एक्सेप्शन पर एक्सेप्शन दे रहा है। जब ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें Cu+2 है, इसमें भी Cu+2 है, या तो ऑप्शन बी नहीं तो सी होगा। तो क्रोमियम पर +3 चार्ज है, तो क्रोमियम का होता है ऑर्गन, और इस पर होता है 4s1 3d5, तो क्रोमियम है 18 19 24। अब 3 इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा देना है, तो क्रोमियम पर आ जाएगा +3, तो यह हो गया ऑर्गन, और इसमें से 1 जाएगा, इसमें से जाएगा 2, आ गया आंसर 3d3, 1 2 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये Cu+2 पर देख लेते हैं। आयरन कोबाल्ट 27 होता है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्गन हो गया, और यहाँ पर हो गया 4s2 3d5, आई थिंक यही होगा, 18 2 20 5 25 27, 3d7। अब इसमें से क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 2 ये वाला हट जाएगा, तो कोबाल्ट पर +2 का आ जाएगा, तो हो जाएगा 3d7। 3d7 को सजा लेंगे, आराम से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण क्या हो जाएगा? D6 मतलब किसके डी में 6 एग्जाम्पल होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता रखा है, आप देखिएगा जरा। ऑप्शन ए करेक्ट है, D6।
कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 तो मैंने अभी लिखा है। ये अब मैं आपको आप खुद से यह कर लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समान चुंबकीय अघूर्णमाला, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर जैसे कि यहाँ पर Ti+3 है, तो म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2 Bm। Bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटन। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पहले काउंट कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे म्यू का मान। तो म्यू बराबर यहाँ पर Ti+3 लिखा हुआ है, तो Ti मतलब टाइटेनियम, तो हो जाएगा आर्गन। और टाइटेनियम का होता है मतलब परमाणु संख्या 22 होता है, तो आर्गन हो गया, 4s2 हो गया, 3d2 हो गया, तो हो गया टाइटेनियम का। अगर +3 चार्ज जाएगा तो उस पर हो जाएगा आर्गन। अब +3 है तो 3 हटा देंगे तो आ जाएगा 3d1। इसको सजाएंगे तो एक मतलब इसके लिए n बराबर हो गया 1, तो इसके लिए बराबर म्यू बराबर हो गया 1 × 1 + 2 यानी कि √3 Bm हो जाएगा। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट 1.75 के आसपास होता है। अब बात कर लेते हैं V4, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो वैनेडियम में ये शायद लग रहा है कि यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैनेडियम इसके ठीक बाद होता है और उसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही हो जाएगा, Ar3d1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कॉपर सदस्य है, तो कॉपर किसका है? प्रथम श्रेणी का है। इसके बाद प्रथम श्रेणी 3D में तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। उसके बाद का लगभग सेम रहता है। Lu+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये F ब्लॉक का है। लैंथेनाइड जिसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सामान्य है, तो वो हो जाएगा EU। एक ब्लॉक से क्वेश्चन आने लगा। घंटा धातु मतलब बेल मेटल मिश्र धातु किसका होता है? Cu+Pb का। निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य औषधि के रूप में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +3। एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है? +6। ऑप्शन डी। एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्वों का क्या नाम हो जाएगा? Am। ऑप्शन ए। अब पैरायूरेनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बी, Pu। सी के अलावा, सी मतलब सीरियम होता है, लैंथेनाइड तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था मतलब सीरियम के अलावा अन्य लैंथेनाइड तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा +3। और ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितना पाया जाता है? ये बाकी इसमें ऑप्शन में शायद डिस्मोल होगा, तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से मैग्नीज का आयनिक त्रिज्या किससे कम होगा? मतलब किसमें कम होगा? जिसमें मैग्नीज पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक त्रिज्या का मान उतना ही कम होगा। इस पर होगा +2, इस पर होगा +4, इस पर होगा +7, K4 -2, एक मिनट, +1 + x -2 बराबर 0। इस पर हो जाएगा +1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज सबसे ज्यादा है। और ये दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है किसका सबसे ज्यादा होगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब जो भी हो इसका आंसर आपको वहां से सिलेक्ट करके बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं कितना? 3। कौन कौन? 3D, 4D, 5D।